This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी दिनांक 2 जुलै 2021 मानवनिदान संप्राप्ति मधुकोष्ठिका शंखं चक्रं गदां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतमूर्ति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथ संप्राप्ति लक्षणमाह यथा इति येन प्रकारेण दुष्टः कुपितो वातादि अन्यतमो दोषः यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्गता देहम् अनुधावता सन्निवेश विशेषेण गच्छता प्रति अमयं वा या निर्वृत्तिः उत्पत्तिः निर्दिष्टा सा समाप्तं प्राप्ति देहम् अनुधावता सन्निवेश विशेषेण गच्छता। तो ये जो सन्निवेश विशेष इस प्रकार का हो जाता है उसके आधार पर ये अलग अलग संप्राप्तियां होती रहती है, ऐसा है। साच जाति आगतिश्च कथ्यते पर्याय शब्द व्याधि जन्म संप्राप्ति इति एके यथा ज्वरस्य मलमूत्र इत्यादि लक्षण लक्षिता तत्र मलानाम् आमाशय प्रवेशनेन तथा च आमानुगमनेन तथा स्रोतोन्निरोधेन तथा च पक्तिस्थानज्वलनिरसनेन तथा च तेनैव जाठरेण बन्धना तथा अभिसरणेन सकलदेहतापेन सकलं गात्रम् उष्णं कुर्वता एवं विधया सम्प्राप्त्या ज्वरोऽयं निश्चीयते एवं अतिसारादिषु अपि एवं विधा एव चिन्त्या सम्प्राप्ति मलमूत्र इत्यादि उचित लक्षणा। इससे तो मुझे लगा कि मलमूत्र पुरुष वगैरह के बारे में आते हैं, लेकिन ये मलानाम आमाशय प्रदेश में ये दोष के बारे में निर्देश है। और फिर आमानुगमन श्रुतरिदो और पक्तिस्वानात् से अग्नि को बाहर लेके जाना वगैरह। सकल देहतापेन सकलं गात्रम् उष्णं कुर्वता, इस प्रकार से दोषों का जो पूरा व्यापार यहाँ पे बताया गया। एवं विधया संप्राप्त ज्वरः अयम् इति निश्चयते एवं अतिसारादिषु अपि एवं विधा एवं चिंत्या संप्राप्ति। तो सभी के बारे में इस प्रकार से संप्राप्ति के बारे में सोचना है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो ज्यादा कुछ बहस नहीं है इसमें। और
आगे की सूत्र पर चलते हैं। संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल विशेषतः स्थापित्यते यथा त्रयो वक्षन्तेष्टो ज्वरा। तो जो संप्राप्ति है वो संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल इनके विशेष से विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे यहीं पे वक्षन्ते अष्टो ज्वरा 8 प्रकार के ज्वर है, इस प्रकार से बताते हैं। दोषाणाम समवेतानां विकल्पः अंशांश कल्पना। जो समवेत दोष है उनका विकल्प ये अंशांश विकल्पना है, अंशांश कल्पना है। ये समवेत शब्द खास कारण से नहीं प्रयुक्त किया होगा ऐसा लगता है। केवल इकट्ठा आना, जो समवाय से समवेत बताया जाता है वो यहाँ पे अभिप्रेत नहीं रहेगा। स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम व्याधि प्राधान्य मादिशे। स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य इसके जरिए व्याधि का प्राधान्य समझ लेना चाहिए। हेत्वाधिकारस्न्यावयवैर्बलावन विशेषण। हेत्वाधिकारस्न्य या अवयव पूरे के पूरे होना या कुछ हिस्से होना, इसके आधार पर बल और अबल ये विशेषण रहेगा। नक्तन दिनर्थ भुक्तांशेर व्याधि कालो यथाम। और दोष के अनुसार नक्त दिन ऋतु भुक्तांश ये व्याधि काल इस प्रकार का रहे। तस्य औपाधिक भेदमाह संख्या इत्यादि सा विद्यते इत्यंत। तो उसके औपाधिक भेद, अभी उपाधि के जरिए होने वाले भेद ये बताते हैं संख्या वगैरह। अत्र च प्राधान्योपादानात् अप्राधान्यं च तत्प्रतियोगितया बुद्धि। तो प्राधान्य के उपादान से अप्राधान्य उसके प्रतियोगी होने के जरिए ध्यान में लेना चाहिए। तो प्रतियोगिता बुद्धि। आयुर्वेद में वैसे चरकाचार्य ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन ही प्रमाण बताए हैं। कहीं उपमान का भी निर्देश इस प्रकार का है, लेकिन अर्थापत्ति ये प्रमाण वैसे नहीं बताए। तो जो साक्षात कहा नहीं गया हो लेकिन फिर भी अर्थापत्ति थे जो बताया गया है उसके आधार पर जिसके बारे में बहस की जा सकती है वो अर्थापत्ति के उदाहरण हो सकते हैं। स्वतंत्र परतंत्र थोड़ा समझे, वो आगे आएगा ही तो उसी से में वे करेंगे। तो स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण और विपरीत परतंत्र इस प्रकार के है। जिसके सब लक्षण स्पष्ट है वो स्वतंत्र है, और जिसके ऊपर दूसरा व्याधि निर्भर है वो दूसरा व्याधि अगर उसके ऊपर निर्भर है तो वो स्वतंत्र इस प्रकार का है। विधिभेद नाही सांगितला। औपाधिक भेद और विधि भेद में क्या अंतर है थोड़ा देखना पड़ेगा। विधि के प्रकार तथा अभिन्न जातियां नाम कस्यचित् भेदांतरेण भवति। ये पीछे एक बार आके गया है कि विधि ये ही प्रकार है, ये भी प्रकार है, और सचा अभिन्न अभिन्न जातियां नाम जिसमें जातियां अलग नहीं है, अलगता नहीं है, इस प्रकार के बारे में कस्यचित् भेदांतरेण भवति, धर्मांतरेण भवति, किसी दूसरे धर्म के वजह से होता है। जैसे इति ज्वरोष्ठधा ये बताने के बाद पुनश्च विधिभेदेन ज्वर के प्रकार बताए जाते हैं। क्या आगंतु है, निज है, वगैरह वगैरह, मानस है, शारीरिक है वगैरह। तो ज्वर के ही बारे में बता रहे हैं। ज्वर एक एंटिटी है, फिर भी विधि भेद से निज आगंतु वगैरह प्रकार होते हैं। उसी प्रकार ये औपाधिक भेद किसी विशिष्ट धर्म के अनुसार होते हैं, उसका औपाधिक भेद कहते हैं। और अभी ये जनरलाइज विवेचन चल रहा है इसलिए इसके विधिभेद नहीं बताए गए शायद। नहीं तो संप्राप्ति को एक एंटिटी मान के उसके विधिभेद ये है ये भी बता सकते हैं। नहीं तो अभी इसको अभी
औपाधिक भेद इस प्रकार का कहा गया है। तो मैं बात कर रहा था अर्थापत्ति प्रमाण की कि नक्तंदधिने भुंजीत, ये विधान है कि रात में दही खाना नहीं है। तो उसमें से ये अर्थ निकल सकता है कि दिन में खा सकते हैं। वसंतोष्ण शरद सुन, वसंत उष्ण यानी कि ग्रीष्म और शरद इन ऋतुओं में नहीं खाना है, तो वर्षा हेमंत शिशिर में खा सकते हैं। तो यद साक्षात न उच्चते न उक्तम, जो साक्षात इसके बारे में विधान नहीं किया गया है किंतु अर्थात आपद्यते, जो बताया है गया है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि दिन में दही ले सकते हैं, अन्य हेमंत शिशिर और वर्षा ऋतु में ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये अर्थापत्ति के उदाहरण मैंने पदार्थ विज्ञान की किताब में लिखे हैं इस प्रकार से। और अनुमान वगैरह से इसका अलग है थोड़ा सा, इसलिए अर्थापत्ति का कुछ लोगों ने प्रमाण माना है इस प्रकार से। तो इसके बारे में जहां जहां अर्थापत्ति प्रमाण के उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे, ये दही का उदाहरण प्रख्यात है, इसमें संदेह वाली बात इस प्रकार की नहीं है। तीनों देवतत्व दीवान भूमि, ये जो उदाहरण बताते हैं, तो दिन में नहीं खाता है तो रात्रि में खाता होगा, इस प्रकार अर्थापत्ति से ज्ञात होता है। तो ये उसी प्रकार का थोड़ा सा उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि संख्या वगैरह से वो भिन्न होती है। अतः च प्राधान्य उपादानात् अप्राधान्यं च तत्प्रतियोगितया बोद्धव्यम्। अतएव च विवरणे स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम इति वक्ष्यते। तो स्वतंत्र अगर बताया गया है तो पारतंत्र तो होना ही है इस प्रकार से, कोई स्वतंत्र है तो कोई परतंत्र इस प्रकार का होना चाहिए। एवं पदे भी व्याख्या है। सो बल के बारे में भी ये सोचना है कि वहां बल का निर्देश है, नीचे बल अबल इस प्रकार दोनों का निर्देश है। संख्याधिकम एवं विवरणति यथा इत्यादि। अष्टोज्वरा इति संख्या विवरण। अष्टत्वञ्च वातादि कारणभेदात् एकजास्त्रयः द्वन्द्वजास्त्रयः सन्निपातशः एकः अकन्तुश्च एकः इति। तो 8 प्रकार के ज्वर है, ये संख्या विवरण इस प्रकार का है। और वातादि कारणों से ये 8 भेद होते हैं। वातज पित्तज कफज 3, द्वंद्वज 3, संधिपात 1 और आगंतुका 1 इस प्रकार से। यद्यपि वृद्धे दोषे सन्निपातास्त्रयोदश यदुक्तं चरके सन्निपात द्युल्बणविकल्बणे षट्सिद्धमध्याधिकैश्च षट् समश्चैको विकारस्य सन्निपातास्त्रयोदश इति। तथापि अत्र त्रिदोषजत्वसामान्यात् सन्निपातिकः एक एव एकत्वेन गृहीतः। तो सन्निपात 13 प्रकार के होते हैं। ये विल्बणे कल्बणे षट से हो, दोन दोषों की वृद्धि, एक की कम वृद्धि, इस प्रकार के 3, और एक दोष की वृद्धि, दोन दोषों की कम वृद्धि, ये इस प्रकार के 6 संधिपात होंगे। हीन मध्याधिकैश्च षट्, कोई हीन है, कोई मध्य है, कोई अधिक है, ये इस प्रकार से षट होंगे। समश्चैको विकारस्य संधिपातास्त्रयोदश, और तीनों सम स्थिति में है, बढ़े हुए हैं लेकिन समस्थिति में है, तो वो एक। और वर्धने नैक दोषस्य क्षिपणेन उचितस्य वा कफस्थानानुपूर्व्या वा तुल्य कक्षां जयेन्मना। तो तुल्य कक्षता करनी चाहिए, तभी थोड़ी आसानी होती है, ऐसा उनका कहना है। तो वर्धने नैक दोषस्य, अगर 2 दोष बढ़े हैं और तीसरा दोष उतना बढ़ा नहीं है तो उसको बढ़ाए। क्षिपणेन उचितस्य वा, या एक ज्यादा बढ़ा है उसको थोड़ा कम करके बाकी दो दोषों के स्तर पर लाया जाए, तो तुल्य कक्षा तुल्य कक्षा हो जाते हैं, फिर उसको दोषों को जीतना है, इस प्रकार से बताओ। तथापि अत्र त्रिदोषजत्व सामान्य संधिपातिका एकत्वेन गणितः। त्रयोदश संधिपात होने के बावजूद भी त्रिदोषजत्व सामान्य है, इसलिए संधिपात को एक ही माना गया है।
एवं कामशोक भयाद्यनेक कारणयोऽपि आगन्तुजत्व सामान्यात् एकत्वेन निर्दिष्टः इत्येषः ज्वरार्थी। और उसी प्रकार से कामशोक भय वगैरह अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाला आगंतुज, उसमें आगंतुजत्व सामान्य होने के कारण एक इसी प्रकार का बताया गया है। विकल्पं विवृणोति दोषाणाम् इत्यादि। दोषाणां समवेतानां परस्पर संबद्धानां तेन द्वन्द्व सन्निपातयोर्ग्रहणम् अंशांशकल्पना इति अंशावातादिगतरौषादयः तैः एकद्वित्र्यादिभिः समस्तैर्वा वातादिकोपावधारणं विकल्पना। तो समवेत जो परस्पर संबद्ध इस प्रकार के दोष है, जिससे द्वंद्व और संधिपात, संसर्ग और संधिपात इनका ग्रहण होता है। अंशांश कल्पना इति अंशावातादिगत रौक्षादय, तो वात वगैरह में जो रौक्ष वगैरह भाव है वो उसके अंश लेंगे। तैः एकद्वित्र्यादिभिः समस्तैर्वा, तो एक दो तीन या समस्त इस प्रकार से वातादि कोपावधारण विकल्पना, वातादि का कोप हुआ है ये निश्चय करना, ये विकल्पना। यदुक्तं सुश्रुते सर्वैर्भावे स्त्रिभिर्वापि द्वाभ्याम् एकेन वा पुनः संसर्गे कुपितः दो दोषं दोषोनुभाव, कि सभी भावों से, तीन भावों से, दोनों भावों से या पुनः एक भाव से संसर्ग में कुपितः दोषः क्रुद्धं दोषम अनुभाव, कुपित जो दोष है वो क्रुद्ध दोष के पीछे पीछे जाता है, इस प्रकार का रहता है। तो एक दो तीन या अनेक इस प्रकार के भावों से अंशांश विकल्पना से दोषों की वृद्धि होती है। और फिर संसर्ग और संधिपात में इस प्रकार के जो दोष मिले जुले हैं उनका क्या अंशांश विकल्पना करना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अब इसको भली भांति समझ लेना, ये एक मुश्किल इस प्रकार का काम है। जब दो गुण इकट्ठा हो जाते हैं तो दोनों मिलकर कुछ और ही निकल हो सकता है, या दोनों की सिर्फ एडिशन इस प्रकार की होती है। तो जब हम चिकित्सा करते हैं उसमें भी हम काफी संयोग वगैरह इस प्रकार से करते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार का गुण मेलन, द्रव्य मिलन और द्रव्य मिलन के साथ गुण मिलन इस प्रकार के होते रहते हैं। और अगर आपकी सोच बहुत अच्छी हो तो उसके जरिए जरूर रिजल्ट्स मिलते हैं, ये देखा जाता है इस प्रकार से। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, कुछ गुणों के बारे में जो परस्पर प्रतिद्वंदी इस प्रकार के गुण हैं, गुरु लघु उष्ण शीत स्निग्ध रूक्ष वगैरह, ये इकट्ठा होने पर क्या होता है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और एक दूसरे को नष्ट करेंगे, कम करेंगे, ये भी एक बात होती है। तो इसलिए शिंबी जाति वृक्ष है स्नेहाढ़ बलिविद्योज्या, ये जो स्नेहाढ़ करने की बात है वो स्नेह से उस रक्षता को जीतना है, इसलिए स्नेहाढ़ इस प्रकार का बताया गया। तो उसी प्रकार से बहुत ही गुरु पदार्थ है तो उसमें कुछ लघु अगर डालते हैं तो गुरु को थोड़ा कम इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन सभी जगह केवल एक दूसरे को जीतना, उसमें क्वांटिटेटिव कौन सा ज्यादा है, गुणात्मक दृष्टिया कौन सा, वीर्य दृष्टिया कौन सा ज्यादा है, ये भी सब देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने रूक्ष और स्निग्ध की बात की थी कि प्रवाहिका जैसे विकार में वायु प्रवृत्तो नित्यतम बला संयुक्त से ये जो संप्राप्ति बताई गई, तो प्रवृद्ध वायु संचित कफ को नीचे लेके आता है, पक्वाशय वात का स्थान है और कफ का स्थान आमाशय है, वहां से लेकर वो पक्वाशय में चले जाता है। तो कफ वहां पे आगंतु इस प्रकार का हो जाता है, कफ स्निग्ध गुण का है, वात रूक्ष गुण का है।
और इन दोनों के स्निग्ध और रूक्ष गुण के मेलन से स्त्यानत्व निर्माण होता है और वो चिपक चिपक जाता है, कफ वहां पे चिपक चिपक जाता है। तो बहुशः प्रवाहतः अल्पम बलाक्तम, तो बार बार प्रवाहन करने के बाद थोड़ा थोड़ा मल निकलता है या कफ निकलता है। तो उसको छुड़ाने के लिए अगर वात ज्यादा है तो स्नेह का प्रयोग करना है, अगर कफ ज्यादा है तो शुंठी जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो उसके जरिए ये स्त्यानत्व कम हो जाता है। जैसे हम डो बनाते हैं आटा लेकर, तो उसमें पानी ज्यादा हो गया तो ऊपर से फिर से आटा डालना पड़ता है, पानी कम हो गया तो ऊपर से पानी या स्नेह डालना पड़ता है, तभी डो की जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर इस प्रकार की रहेगी। और उसमें जो स्टैंडर्ड को थोड़ा सा आता है वो निकालने के लिए स्नेह डालते हैं बाद में। तो इसी प्रकार का माहौल रूक्ष और स्निग्ध ये जो द्वंद्व है उनके बारे में सीखना है। शरीर में रूक्षता बढ़ी है इसलिए स्नेहपान दिया, स्नेहपान देने के बाद ये रूक्ष और शीत स्निग्ध का एक मुकाबला शरीर में होगा, और जो ज्यादा होगा वो कम को जीत देगा। विरुद्ध गुण संयोगे भूय साल कम ही जिए थे, इस प्रकार से। तो स्नेह इतना हो जाए कि तो वृक्ष को परास्त करे, तो फिर वृक्ष गुण के जो कार्य दिखने वाले हैं वो नहीं दिखेंगे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपादिते ही भेषजनिवर्तन्ते विकारा साध्य संगता। विपरीत गुण इस प्रकार के भेषज तो मात्रा काल वगैरह के अनुसार दिए गए हैं, भेषजनिवर्तन्ते विकारा साध्य संगता। जो साध्य सम्मत इस प्रकार के विकार है वो शांत हो जाते हैं। तो वैद्यों का यह कर्तव्य है कि कारणों को भली भांति ढूंढो, उसके अंशांश विकल्पना को समझो, और इस अंशांश विकल्पनाओं के द्वारा क्या क्या होता है ये देखकर उसके खिलाफ कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचो। अब शायद हम फिजिक्स की सहायता इसके लिए ले सकते हैं। ये जो स्निग्ध रूक्ष के बारे में विस्कोसिटी की बात की जाती है, पीटीआईएनआर का परीक्षण किया जा सकता है, और फिर उसके आधार पर विस्कोसिटी बढ़ी हो तो एस्पिरिन जैसे द्रव्यों का प्रयोग मॉलिक्यूल्स में करते हैं, उसी प्रकार से हम भी कुछ सोच सकेंगे। लेकिन विस्कोसिटी बढ़ी नहीं है तो इसका मतलब ये करना जरूरी है ऐसा नहीं रहेगा। तो हमारे हिसाब में किस प्रकार से इसको हैंडल करना है ये देखना पड़ेगा। और हम बलाकल्प बना रहे थे और फरसलकर सर मौजूद थे। तो वो बोले देखो कितना पिछी लग रहा है जब ये शर्करा बनने लगती है, और फिर पिछड़ो जीवनो बल्याम, ये पंक्ति जैसे मैंने कही वैसे बड़े खुश हुए और बोले हाँ, पिछड़ जीवन और बल्य इस प्रकार का है। तो इतनी छोटी छोटी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है कि हम गुणों का परीक्षण इसके आधार पर करेंगे। वैसे बला में है, शतावरी में है, गुरुचि में है, पिछले में। और इसीलिए सभी जीवनीय कार्य करने वाले और बल्य इस प्रकार के हैं। तो इनको भली भांति समझना और शास्त्रों में प्रयोग उसका करते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गुणों का परीक्षण अगर हम फिजिक्स की सहायता से कर सकते हैं, पहले सिंगल सिंगल गुण कैसे पहचान में आएंगे ये देखना पड़ेगा। अनगा रिजॉइन और
पहले वो देखना पड़ेगा एक एक गुण के बारे में कैसे सोच सकते हैं, और फिर बाद में 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण इकट्ठा आते हैं तो क्या होता है। वैसे इन्होंने काफी उदाहरण उसके लिए दिए हैं उपशय अनुपशय के बारे में। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि गुणों का परीक्षण किस प्रकार से किया जाए। वास्तव में आयुर्वेद में जो रिसर्च होना है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होने हैं, तो ये भी एक अच्छा है की भेंडीमध्ये हम्म, या भेंडीमधील पिच्छलत्व पण या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल का, होता है एक्चुअली। डायबिटीज में एक भिंडी का काढ़ा बना के लेने के लिए कहते हैं। एक ही भिंडी थोड़ी काट के 3-4 टुकड़े करके पानी में रख देना, और फिर तीसरे दिन उबालना और पानी पी जाना। वो तो बहुत पिच्छल होता है। लेकिन शेंडे सर ने एक शुक्रक्षय के मरीज को ये दवा करके बताई, बिल्कुल मुफ्त वाली दवा इस प्रकार से। और उन्होंने कहा था कि भिंडी भी खरीदना नहीं है, वैसे आपको मिल जाएगी कहीं गिरी हुई भिंडी। 1-2 भिंडी तो लानी है। तो और उसको उसका फायदा हुआ। ये पिच्छलत्व शुक्र में जैसा है वैसा ही भिंडी में है। तो अभी भिंडी की जो सब्जी बनती है, एक जो सूखी सब्जी बनाई जाती है ज्यादातर, लेकिन दूसरी एक गीली सब्जी होती है चिंच और गुड़ के डाल के इस प्रकार से। तो उसमें पिच्छलत्व वैसा ही रहता है। हम अगर शुक्र के बढ़ाव के लिए, वृद्धि के लिए भिंडी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो बेटर ऑप्शन वो चिंच और गुड़ वाली जो सब्जी बनती है, उस प्रकार की सब्जी बनती है तो जिसमें पिच्छलत्व कायम इस प्रकार का रहे। और वैसा ही पिच्छलत्व चीज में दिखाई देता है। अब चीज का इस प्रकार से हाँ, जवस भी भिगोने पर पिच्छल है ना, सही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम उसके उदाहरण ढूंढो। चीज भी ऐसा ही है, उसमें जो पिच्छलत्व है बहुत सारा इस प्रकार, और मेल्ट करके डालते हैं तो भी वो बनता ही रहता है। खास करके पिज्जा में जब चीज डाला जाता है तो इसी प्रकार का पिच्छलत्व उसमें ही दिखता है। तो इन गुणों के आधार पर उस पे क्या क्या कर्म होंगे ये थोड़ा सा सोच सकते हैं, और फिर उनका प्रयोग चिकित्सा में किस प्रकार से करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। तो जवस में तेल निकलता है वैसे, और खास करके प्रमेह में जवस का प्रयोग बताया गया है, उमा या अतसी इस प्रकार से। और प्रमेह के पिच्छिलत्व या क्लेद को कम करने के हिसाब से ये शायद काम करता होगा, ऐसा थोड़ा सा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखे आहार्य या चंद्रशूर जो है वो भी इस प्रकार का पिच्छी गुणधर्मों वाला है। मेथिका चंद्रशूरश्च काला शाली यवानिका, ये जो चतुर्बीज चूर्ण है वो मेढ़े बधव शास्त्री जोशी का फेवरेट था। उनका कहना था कि ये बीज है इसलिए शुक्र पर काम करते हैं, और इसमें पिच्छिलत्व भी है। पहाड़ी इसमें चंद्रशूर जो है वो पिच्छिल इस प्रकार का भी है। तो खास करके शुक्रक्षय जन्य उदावर्त अग्निमांद्य, इसमें ये चतुर्बीज चूर्ण वो आपान काल में देते थे और काफी अच्छे रिजल्ट आते थे। इसमें अजवाइन भी है तो वो पाचन करने के हिसाब से भी अच्छा है और शुक्रवर्धक है। तो केवल मेथी जो है वो वास्तव में शुक्रवर्धक नहीं है, लेकिन ये चंद्रचूर, कालाजाजी, अवानी इस प्रकार से जो है वो सभी शुक्रवर्धक है। तो इनको भली भांति देखना है इस प्रकार से, और फिर कौन से गुणों के आधार पर किस प्रकार का कार्य होगा उसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिजिक्स के जरिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे नॉनस्टिक जो
पैन आते हैं उसमें एक कोटिंग होता है और ये कोटिंग के जरिए चिपकते नहीं है पदार्थ, ऐसा है। और बिना तेल और या घी के पदार्थ बन सकते हैं, डोसा वगैरह जो बनानी है वो उसका कैसे बन सकते हैं। तो इसमें क्या टेक्नोलॉजी है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और उसको उन्होंने कैसे जज किया है, ये चिपकना जो है वो स्थानत्व के जरिए है। और जब ये पैन गर्म हो जाता है तो छोड़ देता है, चिपकने नहीं देगा टेफलॉन की कोट की वजह से। तो इसके बारे में संशोधन तो हुआ ही होगा कि ये इस प्रकार से क्यों करता है। और वैसे तवे पे करेंगे तो बीड़ का तवा जो रहता है उसमें भी चिपकते नहीं है, लेकिन थोड़ा घी या स्नेह डालना पड़ता है चिपके नहीं इसके लिए। रेगुलर इसके करेंगे वो तो चिपक जाता है, उसमें संदेह हो इस प्रकार का नहीं है। तो इन सभी के बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आधुनिक विज्ञान में टेफलॉन केमिकल का कोटिंग होता है नॉन स्टिक पैन पर, वही है। और ये वास्तव में अच्छा नहीं है। अगर थोड़ा भी कोटिंग निकल जाता है तो ये जहरीला बनता है, ऐसा बताते हैं उसके बारे में। लेकिन फिर भी नहीं तो ये बीड़ का तवा जो है जो चिपकने नहीं देता, थोड़े घी या तेल का प्रयोग करके तो बात हो सकती है। दीर्घ अंबोली डोसा ये सभी जो है उसमें इसका भली भांति प्रयोग इस प्रकार का हो सकता है। लेकिन मुझे बात करनी है वो फिजिक्स की बात करनी है कि फिजिक्स के जरिए अगर ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्टिकीनेस उसका कम हो जाएगा तो उसके आधार पर हम उसको जज करने की कोशिश करें स्टिकीनेस की। और हमारे लिए एक निदान में ये महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का हो जाए। तो गुणों को इस तरीके से देखना ये एक अहम मुद्दा है अंशांश विकल्पना के लिए। और जितने हम गहराई में जाएंगे केवल एक गुण से काम नहीं होगा, दो तीन चार गुण इकट्ठा आने पर क्या क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। और फिर रिजल्टेंट क्या होता है उसका, तो उसके बारे में भली भांति समझना ये आवश्यक इस प्रकार का है। और फिर जो पारंपरिक पदार्थ है इसमें उष्ण शीत रूक्ष स्निग्ध ये सभी पदार्थ डाले जाते हैं। और फिर भी जो बनता है वो स्वास्थ्य रक्षण करने वाला इस प्रकार का पदार्थ दिखता है। तो बेहतर ऑप्शंस है कि पारंपरिक पदार्थों को फिर से प्रचलन में लाया जाए उसके लिए कॉम्पिटिशन्स इस प्रकार के करें विशेषतः निघंटू रत्नाकर या फिर भोजन कुतूहलम वगैरह वगैरह। One oats become pitchiller after adding water and boiling. Okay. तो ऐसे पनस या जैकफ्रूट फणस ये भी इस प्रकार का नमूना है। तो आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे पदार्थ आ जाएंगे। तो गुणों की दृष्टि से आहार को देखना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का हो सकता है। और उसके आधार पर शरीर में क्या दोष स्थिति रहेगी इसके बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और जैसे मैंने वो इंसाइक्लोपीडिक ई बुक इसकी बात की थी उसी प्रकार का ये भी सिलसिला हो सकता है कि हम इसमें जरूर दखल अंदाजी दे सकते हैं।
संयोग से रमा वैद्य जो आयुष डिपार्टमेंट में है, वो फिजिक्स की पीएचडी है मूल रूप से, और फिर बाद में उसने आयुर्वेद सीखा है और आयुर्वेद माइंडेड है। तो उस जैसे व्यक्ति की सहायता इसमें ले सकते हैं कि फिजिक्स के जरिए इसमें किस प्रकार से सोचने की कोशिश करेंगे। उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक दो बार मौका मिला, लेकिन फुर्सत नहीं थी बोलने के लिए, उसको नहीं थी इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सा बहस करना पड़ेगा। जो आयुर्वेद और पीएचडी फिजिक्स है, वो शायद इसके बारे में कुछ बता सकेंगे या एक्सपेरिमेंट्स बना सकेंगे इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एवं विधश्च दोष प्रकोपो निदान वैचित्र्यात् भवति। तो इस प्रकार का दोष प्रकोप जो है वो निदान के वैचित्र से, कारणों के वैचित्र से होता है। तो यथा वातस्य रौक्ष शैत्य लाघव वैशुद्ध्यादि गुणस्य एवं गुणः कषाय रसः कला यश्च सर्वैर्भावैः वर्धकः। तो वात के रूक्ष शीत लाघव वगैरह ये जो गुण है, उसी प्रकार का कषाय रस और कला ये सभी भावों से वात को वर्धन करने वाला इस प्रकार का बताया गया। तो मैं यहाँ कषाय रस पे अटक गया। कषाय रस में वास्तव में वायु और पृथ्वी ये दो भाव होता है, और तिक्त रस में वायु और आकाश ये दो भाव होते हैं। तो वैसे तिक्त रस ज्यादा वातवर्धक होना चाहिए कषाय रस के हिसाब से देखा जाए। तो सर्व ही भाव ही कषाय रस क्यों बताया, तिक्त रस क्यों नहीं बताया, ये मुझे आशंका हुई थी। हाँ, और शायद हम पृथ्वी लोक पर इसकी बात कर रहे हैं, तो कषाय रस पृथ्वी और वायु दोनों होने के कारण वात का वर्धक है। ये थोड़ा सा मैंने सोच लिया था उस समय में। कलाएं के बारे में सोच सकते हैं, और वैसे भी कलाएं वातवर्धक है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। फिर भी कषाय रस को क्यों प्राधान्य दिया? अभी तर्क संग्रह में आते हैं आदित्य लोक है या वरुण लोक है या पूरी पृथ्वी हमारी है, इस प्रकार से। तो जलीय शरीर आपके शरीर वरुण लोक में है, और तेजस शरीर आदित्य लोक में है, इस प्रकार का वर्णन है। तो हाँ, उसकी कल्पना कैसे की जा सकती है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। शरीर इंद्रिय विषय भेदात ये जो बताते हैं वहां पे महाभूत के बारे में, तो शरीर कहाँ है, किस लोक में है, इसके बारे में बताते रहते हैं। और शायद उस दृष्टि से कषाय रस ज्यादा वातवर्धक है, सभी भावों से वातवर्धक है। और उसी प्रकार से कला ये वातवर्धक है। अभी जम्बू बीज का उपयोग डायबिटीज में किया जाता है, शुगर कंट्रोल करने के लिए। और ये कषाय रसात्मक है, वात प्रकोपक है, वृक्ष भी उसके साथ में है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगर मानसिक कारणों से ये बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, तो उसमें वातवर्धन करने वाला इस प्रकार का या पुरुष व्यक्ति है, जम्बू बीज का प्रयोग नहीं करना है। ये कषाय रसात्मक है। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो जम्बू बीज का उपयोग नहीं करना है। तो अभी क्या करते हैं, केवल ब्लड शुगर लेवल को देखकर वो अगर कम होता है तो ठीक है देना है, इस प्रकार से सोचते हैं। तो ये गलत है हमारी दृष्टि से। कफ वात ये तो कम से कम देखने हैं, और फिर कफ प्राधान्य है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देना है, इस प्रकार। म्हणजे आपल्याला मेडिसिन देतात ना, त्यांना शुगर कंट्रोल करतात आणि गोळ्या देतात, त्यांनी ब्लड शुगर खाली जातात. आपण त्यांना सल्ला देतो ना आपल्या ह्याने काय करता येईल,
तर खरंच काही करता येणार का पुस्तकात रिॲलिटी? गोळ्यांच्या ऐवजी काय? हा हाँ वो तो कर ही रहे हैं ना. नाही पण गोळ्याने पण झालं काय सांगत एकदम नाही बंद करायचं ना, पण त्यामुळे हळू. pregnancy असेल तर पुन्हा थोडा वेळातच जाते. अगर गोलियों से या इंसुलिन से अपतर्पण हो रहा है और उसके जरिए डायबिटीज बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, तो इनको कम करना है, बंद कर देना है, ऐसा आवश्यक रहेगा. लोग उसको तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं होते. वो समझते हैं कि एक गोली बंद कर देंगे या इंसुलिन बंद कर देंगे, कम करेंगे, तो शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी इस प्रकार से. और कुछ व्यक्तियों में ऐसा होता भी है, सभी में होता है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति में ऐसा होता भी है. तो मानसिकता क्या है ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का है. तो बेहतर ऑप्शन होता है कि चालू रखो, हमारी दवा भी शुरू करो, जैसे शुगर लेवल कम होने लगेगी तो एलोपैथी की दवा पहले कम करो, और बाद में अगर आवश्यकता नहीं है तो हमारे भी कम कर सकते. नहीं तो ये व्यायाम, योग और परहेज, इसके जरिए उसको मेंटेन करो, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है. रौक्ष शैत्य लाघव ही तंडुलीय कहा. रौक्ष शैत्य और लाघव, इनसे तंडुलीय का ये बात का वर्णन करने वाला है. रौक्ष शैत्याभ्याम कांडेक्षु. कांडेक्षु रौक्ष, तो कांडेक्षु रौक्ष और शैत्य. कांडेक्षु वृक्ष कहाँ से हो गया? मैंने इतनी बार ये पढ़ा है लेकिन उस समय में ध्यान में नहीं आया. रौक्षेण सिधु उस. रौक्षेण सिधु तथा पित्तस्य सर्वैर्भावैर्वर्धका कटुको रसो मध्यम. तो कटुक रस और मध्य ये पित्त का सभी भावों से वर्धन करने वाला इस प्रकार का है. हिंगु कटुष्ण तीक्ष्णत्व. कटु, उष्ण और तीक्ष्ण इन गुणों से हिंगु. दिव्य कहा तीक्ष्ण उष्ण औष्णाध्याय. दिव्य का अजमुदा जो है, अजवायन जो है वो तीक्ष्ण और औष्ण्य, इससे औष्ण्येन तिलाः, और उष्ण गुण से तिल. तथा श्लेष्मणः सर्वैर्भावैर्वर्धको मधुरो रसा माहिषं च पयः. कफ का सभी भावों से वर्धन करने वाला मधुर रस और माहिष दुग्ध इस प्रकार का है. स्नेह गौरव माधुर्य ही राजादन फलम. स्नेह गौरव माधुर्य से राजादन फल है. कशेरु शैत्य गौरवार्था. शैत्य और गौरव से कशेरु, शैत्येन क्षीरिणां फलानि, क्षीरिणां फलानि. और क्षीरी वृक्ष का जो फल है वो शैत्य से कफ को वर्धन करने वाले इस प्रकार. अभी ये दिग्मात्र है, वैसे इस प्रकार के काफी उदाहरण हमें ढूंढने चाहिए, और ये एक एक द्रव्य को लेकर बताए गए हैं. 2 द्रव्य, 3 द्रव्य, 4 द्रव्य जब इकट्ठा होते हैं तो कैसी स्थिति रहती है और रिजल्टेंट उसका क्या निकलता है. वैसे जो भोजन बनाने वाला है महाराज, हिंदी में कहते हैं जिसको, या आचारी हम इस प्रकार से कहते हैं, उसको सूपकार ये संज्ञा संस्कृत में है. और सूप का मतलब यहाँ दाल, पकी हुई दाल इस प्रकार. और ये खासियत होती थी कि हर एक का सूप बनाने का तरीका, सूप यानी कि मॉडर्न सूप नहीं है, बेयूश वगैरह जो है वो नहीं, टमाटर सूप वगैरह नहीं, लेकिन सूप का मतलब दाल, पकी हुई दाल. तो ये एक बात उसमें अहम होती थी कि सूप बनाना ये खासियत होती थी महाराजों की. और इसीलिए जो इस प्रकार का शेफ है उसको सूपकार ये संज्ञा दी गई है. तो ये सादे ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसका प्रमाण वगैरह ये उसके करने की कृति, इसके आधार पर टेस्ट अलग इस प्रकार के हो जाए. तो मेरी एक नानी थी, रिश्ते में थी, दूर की थी, घर की परिस्थिति बिल्कुल आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वो जिस प्रकार से दाल बनाती थी वो मैंने
देखी नहीं उस प्रकार की दो दाल। उसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स होते थे, फिर भी उसकी टेस्ट एक अलग ही होती। तो ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो एक अलग इस प्रकार का। अपर गुण उदाहरण प्रकार जड्जट गदाधर वाक्पचंद्र व्याख्या विशेषाश्च विस्तरत्वापत्तेः अत्र न लिखिता। तो जड्जट गदाधर गदाधर वाक्यचंद्र इनकी व्याख्या में ये काफी विशेष बताए गए हैं अपर गुणों के उदाहरण के। विस्तरत्वापत्तेः अत्र न लिखिता, किंतु यहाँ पे भी लिखेंगे वो विस्तरत्व हो जाएगा, आपत्ति हो जाएगी उसकी, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ इस प्रकार से। स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम प्राधान्य विवृणोति स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम अनुबंध्य अनुबंध भावेन इत्यर्थः। अत्रापि दोषाणां समवेतानाम् इति अनुवर्तनीयम्। अप्राधान्यञ्च इति शेषः गम्यमानत्वात् नोपदर्शितः। तो स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य से प्राधान्य समझ लेना चाहिए। तो अनुबंध्य जो है वो प्रधान और अनुबंध वो गौण, इसका अनुसरण करने वाला इस प्रकार का। तो इसमें भी दोषाणा समवेताना ये भी लेना है। अप्राधान्य इच्छ इति शेषः, तो प्राधान्य जैसे समझ लेना है उसी प्रकार अप्राधान्य भी समझ लेना है। तेन स्वातंत्र्यात् प्राधान्यम पारतंत्र्यात् अप्राधान्यम इति सिद्धते। तो स्वातंत्र्य है तो प्राधान्य और पारतंत्र्य है तो अप्राधान्य इस प्रकार का सिद्ध होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि मैंने शुरू के प्रैक्टिस में तमक श्वास के बहुत मरीज ट्रीट किए। हर बरस वो मन देते थे, दवाइयां चलती थी और पूरे ठीक हो जाते थे। और मुझे संभ्रम हो रहा था कि वैसे एक बरस के बाद तमक श्वास असाध्य बताया गया और ये पूरी तरीके से ठीक कैसे होते हैं। 4-4, 5-5, 10 बरस के बाद, 20 बरस के बाद हमारे पास मरीज आते हैं और फिर भी वमन देना, परहेज बताना और बाकी सब करने से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी कैसी बात हो सकती है। तो बाद में पता चला कि मैंने पूछना आरंभ किया कि पहले प्रतीक्षाएं होता था क्या, फिर बाद में कांस हुआ क्या, फिर बाद में तमक श्वास हुआ। तो जिन व्यक्तियों में ये चेन पाई गई कि पहले तो प्रतीक्षाएं हुआ था, प्रतीक्षाएं तत्व कांसा और कास वृद्धिया भवे श्वासा, कांस की वृद्धि होने के श्वास इस प्रकार का होता है। और अभी भी जब शुरुआत होती है तो शुरू में प्रतीक्षाएं होता है और तुरंत तमक श्वास हो जाता है, ऐसा बहुत सारा लोगों का कहना था। तो बेसिकली ये प्रतीक्षाएं व्याधि है, स्वतंत्र रूप से प्रतीक्षाएं व्याधि, और वो असाध्य नहीं बताया गया एक बरस के बाद। उसकी भली भांति चिकित्सा करते रहेंगे तो तमक श्वास की भी चिकित्सा इस प्रकार से हो जाएगी। वास्तव में दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है। कफ प्राधान्य है तो वमन ये दोनों के लिए काम करता है इस प्रकार से। वात प्राधान्य है तो थोड़ा तकलीफ इस प्रकार की हो सकती है, तो थोड़ा उदावरत वगैरह को भी देखना है। और फिर उसकी Actually, सगळ्या प्रकारांची सुरुवात होताना त्यांना सर्दी होतं असं कधी असतं ना? हाँ सगळ्या प्रकारांची सुरुवात होत असताना हेरिडिटरी जर नसेल हाँ तर सगळ्याची सुरुवात सर्दीनेच होते जनरली ना. नाही, आता याच्यामध्ये रजोधूमा निलय मर्म खाता ये जो कारण बताया रजोधूमा निलय इस प्रकार से, इसमें शायद ये बात हो सकती है कि वही अगर कारण है, जैसे गिरण में काम करने वाले लोग कामगार है और जो सूक्ष्म तंतु वहां पे हवा में रहते हैं उनको एक प्रकार की तमक श्वास की तकलीफ होती है। तो उसमें संक्षेपत क्रिया योग निदान परिवर्जन वो काम छोड़ने के लिए बताना पड़ता है, या फिर फैक्ट्री में नहीं काम करना, ऑफिस वर्क करना वगैरह वगैरह इस प्रकार से कुछ करना। तो वहां साक्षात प्राणवायु स्रोत की दृष्टि ज्यादातर देखा जाता है कि आमाशय समुद्भव है और अन्नवह स्रोतस्की प्राणोदकांड वाहिनी दुष्ट स्रोतों से दूसरे इस प्रकार के बात बताई गई है। प्राण, उदक और अन्न ये 3 स्रोत है।
तो अन्नव स्रोतस उदकव स्रोतस की दृष्टि से भी तमक श्वास होता है। तो वहां पे लंघन पाचन ये प्रधान चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। और फिर कफ कम हो गया या वमन करवा दिया तो फिर हाँ, ये तुरंत इसमें से राहत मिल जाती है। मेरे पास एक मरीज है, वो कंसल्ट का मरीज था पहले शुरू में, काफी बरस में। और फिर बाद में मेरे पास आया, तमक श्वास की तकलीफ थी। और कंसल्ट कर तो पंचकर्म नहीं करते थे, वो केवल चमन चिकित्सा वाले थे। तो उनके चिकित्सा से भी उसको फायदा नहीं हुआ था। वो उसके घर पे भी जाके आए थे कि घर में आर्द्रता बहुत ज्यादा है क्या, देखने के लिए, क्योंकि उसको बार बार तकलीफ क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। तो बाद में वो मेरे पास आया, कंसल्टर जी का देहांत हो गया तो बाद में वो मेरे पास आया। तो मैंने शुरू में उसको कह दिया कि तुम्हें वमन करना है, मुझे मालूम है तुम्हारी केस, और कंसल्टर जी ने ट्रीट किया है तो भी ठीक नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बहुदोषावस्था है और शोधन ही चाहिए। वो वापिस चला गया कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना, मुझे वमन नहीं करना है इस प्रकार से। और फिर बाद में 6 महीने के बाद वापिस आया कि नहीं, तुम जो कह रहे हो करेंगे, लेकिन मुझे इससे छुटकारा चाहिए। वमन किया। वमन करने के बाद पता चला कि कितना दोष का संचय शरीर में था, और जैसे ही वमन हुआ राहत मिल गई। फिर वो हर बरस इस प्रकार से वमन करता रहा, एक बार 2 बार इस प्रकार से अभी तक। तो पिछले 2-4 बरस तक वो करता रहा। अभी तो थोड़ा कम हो गया, अभी उसकी भी उम्र 50 के नजदीक है। तो जहां बहुदोषावस्था इस प्रकार की है, और उसमें कफ और पित्त ये दोनों भाव है इस प्रकार से। थोडा उदाहरण आहे, जितेंद्र जितेंद्र। पण मग त्याला आता बीपीचे काय एवढे त्रास आहे? हाँ, बीपीचे काय एवढे त्रास आहे म्हणून त्याचा टेंशन है तो बाकी सायकोलॉजी वैसे मेरे साले का भी उदाहरण इसमें अहम इस प्रकार का है। उसको दूसरे तीसरे बरस से जन्म से स्टमक श्वास की तकलीफ, और टेड्राल ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स गोलियां, 6 गोलियां रोज, ये उसका नॉर्मल डोज था कि कुछ भी तकलीफ नहीं है तो भी इतना डोज रहता है इसके पास। और दिखने में बिल्कुल कृषक। हमारी शादी होने के बाद वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आया, तब उसकी उम्र 32 थी। तो ये 30 बरस इस प्रकार से उसने बिताए थे एलोपैथी में। और जब बहुत ही तकलीफ होती थी तो एडमिट होकर एड्रेनलिन देना पड़ता। तो मैंने देखा कि बहुदोषावस्था ही है, तो मैंने कहा कि दूसरा कोई चारा नहीं है, वो मत करेंगे। वो इतना क्रुशल था कि लोग थोड़े घबरा गए, इसको वो मन कैसे करेंगे, उसकी ताकत होनी चाहिए वगैरह। मैंने कहा नहीं करेंगे। जैसे ही पहला वमन हुआ तो गोलियों का डोज 3 तक आ गया। फिर वर्षा ऋतु में फिर से बढ़ गया, शरद ऋतु में फिर से वमन किया। तो फिर से ये कम हो गया डोज। और फिर वसंत ऋतु में फिर से तकलीफ शुरू हुई। तीसरा वमन हुआ वसंत ऋतु में, और वो वमन होने के बाद गोलियां छूट गई पूरी तरीके से। और फिर कभी भी गोलियां लेने की नौबत नहीं आई, या एलोपैथी की दवा लेने की नौबत नहीं आई। लेकिन 10 बरस बरस में 2 बार इस प्रकार का वमन होता रहा। इसमें भी एक ऐसी मुसीबत हो गई, उसको वर्धमान पिपली चल रही थी और वो अचानक ब्रेथलेस हो गया। 18 पिपली का दोस्त था, तो उसका एक बचपन का मित्र बीएमएसी है, एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है, वो नजदीक रहता था। उसने वो कंडीशन देख लिया और कहा कि नहीं नहीं, ये कार्डियक कंडीशन है, उसको एडमिट किया। और फिर मुझे फोन आया कि वो आईसीयू में है और बहुत तकलीफ हो रही है इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है, हम जाके देखते हैं। अहमदनगर में थे। तो देखने के बाद पता चला कि ये केवल अजीर्ण नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। और फिर वो ठीक हो गया, 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल गया उसको।
फिर आगे वमन करना है नहीं करना है तो मैंने कहा नहीं नहीं वमन करेंगे, ये मेरे ख्याल में हृदरोग था ही नहीं। एरिथमिया उसका डायग्नोसिस किया था उस समय में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये हृदरोग नहीं है, ये अजीर्ण ही है। वमन चालू रहा। फिर बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शाम को अष्टांग आयुर्वेद से वापस आया और इसको तकलीफ हो रही थी, सांस फूल रही थी। तो मैंने देखा तो फिर भी अजीर्ण नहीं था और वैसी ही कंडीशन थी, टैकीकार्डिया इस प्रकार की कंडीशन थी। मैंने तुरंत वमन दिलवाया अजीर्ण बुद्धारयाणाम इस प्रकार का है। और जैसे ही वमन दे दिया वो सब शांत हो गया, बहुत खट्टा और इस प्रकार का पित्त निकल आया, कफ निकल आया और शांति हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशंस को देखकर ये करना है इसमें अगर आपका प्रेडिक्शन सही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता था। मैंने जोखिम उठाई उस समय में, और नहीं तो उसको फिर एडमिट करना पड़ता, फिर आईसीयू में रखना पड़ता वगैरह वगैरह सब बात झमेला। त्याच्यामध्ये तुमचं एक सांगायचं राहिलं की एवढ्या आधी आपल्याला खाण्यावर अजिबात कंट्रोल नव्हता तुमचं. नव्हताच ना, एक उसके कारण कारण स्पष्ट थे। उसका बिल्कुल खाने पर कंट्रोल नहीं था, खाएगा नहीं तो बिल्कुल हफ्ते भर कुछ भी नहीं खाएगा, सिर्फ चाय पीता रहेगा, और नहीं तो चिवड़ा से लेकर कुछ भी खाएगा इस प्रकार की बात थी। और इन्हीं कारणों के जरिए ये होता था, इस प्रकार से अजीर्ण हो जाता था और फिर ये तकलीफ में आ जाता था इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इसमें सभी बातों को देखकर क्या करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेदः प्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।